चलो, वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है, गुड मॉर्निंग हो रहा है. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद Morning, the sir. name of the subject is specification, quantity and estimation. Is it clear? देखो, अब ज्यादा हम लोग बार बार स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन ही बोलेंगे. इस सब्जेक्ट को छोटा सा नाम दे रहा हूं मैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग. ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है, फिर से अब देखो, जब सिविल इंजीनियरिंग आता है तभी मैं आप लोग के सामने आता हूं, है ना. तो अब सिर्फ शुरुआत करता हूं मैं सब्जेक्ट की. आपके लिए क्या यूज है इसका, कोई बताएगा मुझे थोड़ा सा? कोई यूज है या नहीं, पहले तो ये बताओ. है सर. सर यूज है. मटेरियल जो हम मटेरियल select की करते कॉस्टिंग. हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. देखो, पता है मेरा पर्पस होता है ना, पहली क्लास में ये चीज क्लियर हो हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं. ठीक है, और इसका यूज क्या आएगा हमारे सामने. क्लियर. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मतलब सब्जेक्ट. देखो, मैंने पिछली बार भी पहली क्लास में पहले क्वेश्चन क्या दिया था, व्हाट इज स्ट्रक्चर डिजाइन एंड सिस्टम, या जो भी आपका नाम था, है ना, मेरे को अब स्ट्रक्चर डिजाइन से याद आ रहा है. तो वैसे ही आज का पहला असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा, व्हाट इज स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी एंड एस्टिमेट. क्लियर. ठीक है, and next question is what is the use of specification, quantity and estimation for interior designers. ठीक है, आप लोग इंटीरियर डिजाइनर ही बनोगे तो आपके लिए क्या यूज है, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए. आज की क्लास का पढ़ने का पर्पस यही है कि ये दो क्वेश्चन क्लियर हो. ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं. सबसे पहले जो पहला वर्ड है स्पेसिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट. अब स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा बताऊं आपको, मतलब एकदम जैसे कि मान लो आप लोगों को कुछ नहीं पता है, अभी आप लोग इंटीरियर डिजाइनर नहीं, आप लोग यू आर अ लेमैन. ठीक है, तो आपको अगर कुछ पता नहीं है तो आप मतलब स्पेसिफिकेशन जैसे ही सुना आपने तो व्हाट डज इट मीन, कोई बताएगा मुझे स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होगा? तुक्का मार सकते हो. सर अगर हम कुछ भी यूज कर रहे हैं मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल किसी भी चीज को इंटीरियर्स में, तो उसको वेरी गुड. उसको स्पेसिफाई करना. मैं ये चाहता हूँ ना, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट. खासकर पिछली बार जो बच्चे नहीं कर रहे थे ना, जैसे पूजा. ठीक है, पूजा, देखो क्लास में जितना आप मतलब जवाब दोगे ना तो क्या होगा ना कि या तो आपको नहीं आता रहेगा, या तो फिर आप मतलब पार्टिसिपेट करने की कोशिश भी करोगे ना तो मैं समझ पाऊंगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. अब मेरा देखो पहला क्वेश्चन पूछने का ये टारगेट रहता है ना कि आपके दिमाग में कुछ इमेज बनी होगी. जैसे आपने स्पेसिफिकेशन सुना तो स्पेसिफाई, किसी भी चीज को हम स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, मान लो पूजा को एक मोबाइल फोन खरीदना है. ठीक है, तो सबसे पहले पूजा के दिमाग में क्या आएगा, क्या आएगा, पहले हम मोबाइल के बारे में डेटा कलेक्ट करें या मोबाइल के बारे में जाने तो कौन कौन से मोबाइल हैं. ठीक है, नोकिया का भी मोबाइल है, एमआई का भी मोबाइल है, एप्पल का भी मोबाइल है. ठीक है, ये इसके क्या हो गए, दीज आर द स्पेसिफिकेशंस. क्लियर. देखो मैं एकदम मतलब ऐसे नहीं समझ में आया ना क्लास के बाद तो आपको मैं 5 मिनट दूंगा कि डाउट्स बताओ क्या नहीं समझ में आया. ठीक है, तो अभी चुपचाप ध्यान से ना सुनना है बस मैं जो बोल रहा हूं. ठीक, तो हमने मान लो पूजा को मोबाइल लेना था तो सबसे पहले वी हैव जस्ट स्पेसिफाई द वेरियस ब्रांड्स. ठीक है, हम इन ब्रांड को अलग अलग कर रहे हैं. एप्पल हो गया, एमआई हो गया, ठीक है, और भी मेरे को याद नहीं है, सैमसंग हो गया, ठीक है, नोकिया हो गया. अब अलग अलग ब्रांड के अलग अलग मोबाइल हमारे सामने. ठीक है, सबके अलग अलग है. अब पूजा क्या करेगी, पूजा ये देखेगी कि उसके बड़े भैया, बड़ी दीदी या पापा ने कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं. ठीक है, आसपास की चीजों से हम देखते हैं. या फिर वो ये देखेगी कि हमारी फ्रेंड भावना कौन सा कर रही है, हर्षिता कौन सा कर रही है, इशिका कौन सा कर रही है. और अब इशिका बता रही है, इशिका फोटो खींच रही है तो बहुत क्लियर फोटो आ रही है. ठीक है, अब भावना ने खींचा, उससे भी अच्छी फोटो आ रही है. तो भैया सिंपल सी बात है, पूजा को वो फोन लेना था. किस लिए पूजा को फोन लेना था भैया? अपनी अच्छी पिक लेके फेसबुक पे अपलोड करने के लिए. तो वो वाला मोबाइल लेगी जिसमें कि बहुत अच्छे पिक्सल्स आ रहे हो. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू द स्पेसिफिकेशन. आपने यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन देखा. जब आप दुकान पे जाओगे ना तो आप पर्टिकुलर उससे बताओगे कि मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए विथ द दिस मेगापिक्सल कैमरा. ठीक है, तो ये आप स्पेसिफाई कर दिया आपने. ठीक है, दिस इज व्हाट नोन एज स्पेसिफिकेशन. क्लियर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वांटिटी. स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी एंड एस्टिमेशन आपका सब्जेक्ट है. तो क्वांटिटी में अब जैसे कि मोबाइल की बात हो रही है तो मोबाइल में यू हैव सेवरल क्वांटिटीज. अब आपको एक मोबाइल लेना है. ठीक है, या फिर आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए 6-7 लोग हैं तो सबके लिए मोबाइल लेना है. तो दिस विल डिनोट द क्वांटिटी. ठीक है, आपने एक स्पेसिफाई किया मोबाइल, एक पर्टिकुलर ब्रांड स्पेसिफाई कर दिया और उसमें मेगापिक्सल आपने फिक्स कर दिया. नाउ यू आर गोइंग टू द क्वांटिटी. अब कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए.
ठीक है, तो अब क्वांटिटी आपको पता होगी, घर में 5 मेंबर है तो पांचों के लिए लेना है या फिर एक ही मोबाइल लेना है, तो दिस इज व्हाट नोन एज क्वांटिटी। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन। अब आपका कुछ बजट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पूजा गई और सिर्फ मेगापिक्सल का कैमरा देख के उसने क्या कर दिया, 50-60 हजार का मोबाइल ले लिया, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन अब 50-60 हजार मोबाइल के लिए एक एस्टिमेट बनाएगी पूजा कि भैया इतना बजट है, पापा से इतने मिलेंगे, भैया से इतने मिलेंगे, रक्षाबंधन आ रहा है तो भैया से इतने मैं ले लूंगी, तो इसके हिसाब से मेरा एक एस्टिमेशन होगा। तो दिस इज व्हाट नोन एज एस्टिमेशन। कुछ आइडिया बना मैंने क्या बताया? यस कुछ सर। यस सर। फिर भी तेज हो रहा है, मेरे हिसाब से तेज हो रहा है। नहीं सर, नो ठीक है। सर, सही है एकदम। ठीक है, स्पीड ठीक है। अब वो जैसे ही, चिंता मत करो, जैसे ही सब्जेक्ट आएगा ना तो मेरी स्पीड वैसे बढ़ जाएगी, चिंता मत करो। अभी अब इसको रिलेट करते हैं हमारे बिल्डिंग मटेरियल से, ठीक है। अब मैं बिल्डिंग में क्यों घुस रहा हूं, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग में हमें क्या करना है, हमें एक बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइन करना है, ठीक है, या फिर हो सकता है बहुत बड़े स्ट्रक्चर का, मॉल का, किसी का भी इंटीरियर डिजाइन करना है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द बिल्डिंग, ठीक है। अब इसको रिलेट करते हैं बिल्डिंग से। बिल्डिंग भी पर्टिकुलर, जब मान लो हर्षिता के क्लाइंट ने बोला आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, ठीक है, इसमें ऐसा इंटीरियर होना चाहिए। अब ये स्पेसिफाई कौन कर रहा है, आपका क्लाइंट कर रहा है कि मुझे ऐसा ऐसा चीज चाहिए, ठीक है। अब हर्षिता क्या करेगी, हर्षिता पर्टिकुलर बताएगी कि अंदर आप क्या, इंटीरियर में क्या क्या मटेरियल यूज करोगे, ठीक है। तो वो मटेरियल के साथ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका क्या डिसाइड होगा, कॉस्ट डिसाइड होगा, ठीक है। करने को हम मटेरियल में मार्बल भी यूज कर सकते हैं, ग्रेनाइट भी यूज कर सकते हैं, या सिंपल फ्लोर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, तीनों के कॉस्ट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज क्या हुई, स्पेसिफिकेशन हुआ, आपने पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया कि इंटीरियर में ये मटेरियल यूज होगा, ठीक है। और एक और चीज स्पेसिफाई की साथ में कि इतनी क्वांटिटी में मटेरियल यूज होगा, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर ये चीज यूज होगी, इतना सॉरी, इतना हमारा प्लाईवुड यूज होगा, इतनी हमारी ये मटेरियल यूज होगा, दिस इज नोन एज क्वांटिटी। अब आपने क्वांटिटी बताई, पहले स्पेसिफाई किया, देन यू हैव डिसाइडेड द क्वांटिटी, एंड द नेक्स्ट, जब आपने स्पेसिफिकेशन बता दिया और क्वांटिटी बता दी, अब आप क्या बताओगे, दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ, इतना आपका एस्टिमेट, इतना खर्चा आएगा, ये आपने क्लाइंट को बता दिया। अब क्लाइंट बताएगा कि मेरा मेरा तो बजट ये था, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे मोबाइल का 50-60 हजार ना होके 30-40 हजार में हमें लेना था, तो वो सर हो गया। एस्टिमेशन में बस खर्चा ही आता है, मतलब टोटल खर्चा आता है या फिर सब कुछ आता है, मटेरियल कितना लगेगा, इसमें एस्टिमेशन कितना में टाइम जाएगा? हाँ, एस्टिमेशन में सिर्फ कॉस्ट ही आता है या फिर सब कुछ आता है? देखो, अब मैं बता रहा हूँ, अभी देखो, एस्टिमेशन में हमारी सारी चीजें आएंगी, कॉस्टिंग, ठीक है। जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बताया, यू विल डिसाइड द, अब देखो मैं अभी अभी तो हम लोग डिटेल में जाएंगे ना, तो एस्टिमेट में बताऊंगा किस किस का खर्चा भी आएगा, मतलब सिर्फ आपका खर्चा भी नहीं इसमें इंक्लूड होगा, इसमें प्लस कॉन्ट्रैक्टर जो काम करेंगे, प्लस मतलब अभी देखो इसमें बहुत सारे हैं, इसीलिए तो एस्टिमेशन भी हमारे पास 10 तरीके के एस्टिमेट के मेथड्स हैं, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में होगा तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। यहां तक कुछ कुछ चीजें दिमाग में गई, अभी सब्जेक्ट का आइडिया बना? यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा आइडिया बन रहा है। अभी देखो बहुत ज्यादा अभी डिटेल में मत जाओ, अभी तो एक एक चीज स्पेसिफाई करूंगा, डिफाइन करूंगा, एस्टिमेट होता क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। अभी तो मैंने एक जनरल आइडिया दिया, अब थोड़ा सा अगर डिटेल में बताऊं ना, तो स्पेसिफिकेशन विल बी डन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी बता देती है दीज आर द स्पेसिफिकेशन, यू हैव टू फॉलो दैट स्पेसिफिकेशन व्हाइल डूइंग योर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग और डिटेल में जाएंगे, अभी आइडिया बना। अब मुझे ये कौन बताएगा कि अब ये इंटीरियर डिजाइनर के यूज का है या नहीं ये सब्जेक्ट, हाँ या ना? है सर। बिल्कुल है सर। पूजा, है या नहीं यस सर। इम्पोर्टेंट? है सर। पूजा की आवाज नहीं आ रही या मुझे सुनाई नहीं दे रही? सर है इम्पोर्टेंट? पूजा, पूजा समझ में आ रहा है या नहीं बताओ? पूजा, आ रहा चाहत, है सर, देखो आ रहा है सर। आ रहा है। चलो देखो, जहां डाउट आया तो वहां रोक देना। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पीपीटी। पीपीटी क्या, पीडीएफ पूरी नोट्स हैं एस्टिमेट के, ठीक है। नहीं सॉरी, अभी इससे पहले एक और काम रह गया था, एक और काम आपका रह गया है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। देखो सिलेबस में कंटेंट जो है, फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ मेजरमेंट,
मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज, प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ और बिल ऑफ क्वांटिटीज। अब देखो जो सिलेबस दिया गया है ना, सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं करवाऊं तो बिना न्यूमेरिकल के मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। मतलब मजा का मतलब ये है जब तक आपको पता ना हो कि आपने जो चीज यूज की उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। अब देखो बोलना नहीं चाहता मैं, पिछली बार कई लोगों ने बोला था कि सर आप बहुत लेवल का पढ़ा रहे हो। अब एक चीज याद रखना, अगर मैंने लेवल का पढ़ाया ना तो उसमें से 10% आपको याद रहता है, तो आप लेवल का पढ़ो, भले आप 10% याद रखो, ठीक है। तो मैं तो न्यूमेरिकल लेके चलूंगा, फिर भी मैं एक बार आपकी टीचर से कंसल्ट कर लूंगा कि कितना न्यूमेरिकल करवाऊं, एक दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल तो मैं पक्का है कि मैं एस्टिमेट का करवाऊंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट बिल ऑफ क्वांटिटी। देखो जब आप क्वेश्चन कर लोगे ना, देन यू विल एबल टू मेक द क्वांटिटीज के बिल बनाना आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज स्पेसिफिकेशन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रेट एनालिसिस ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ द वर्क। अब रेट एनालिसिस में थोड़ा सा बताता हूं मैं, रेट एनालिसिस कैसे करोगे। टुडे कोई बताएगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ लेबर फॉर अ वन डे। एक दिन के लिए लेबर की कॉस्ट क्या आती है? 500 सर, 600। हाँ, इस टाइम हमारी तो वाली शायद 800 हो गई। सर यहाँ पे 400 रुपए है और 400 रुपए है। सर अब अलग मैं अलग बोल रहा जगह की हूँ अलग मैं अलग जाऊं है। तो मैं तो 200 रुपए में भी लेबर लेके आ जाऊं, तो व्हाट इज दिस, क्या वो है तो ये? अपने पे डिपेंड करता है ना, अपन किस हिसाब से उनसे बात करते हैं। हाँ, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ अ लेबर। अब देखो ये तो लेबर का मैंने एग्जांपल दिया, हर चीज की कॉस्टिंग होती है, हर चीज की अलग अलग कॉस्ट आती है। तो इट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस, ठीक है। आपने किस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे आप काम करवा रहे हो, वहां लेबर की पर्टिकुलर रेट क्या चल रही है, तो ये दिस विल बी स्पेसिफाई बाय द गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। वो आपको बताएगी कि मिनिमम कॉस्ट तो इतनी इतनी लेनी ही लेनी है, ठीक है। बाकी देखो दैट विल डिपेंड ऑन द सीजन, आपने कितने लोगों ने खेती की होगी, तो खेती में आपको पता है जब समय आता है कटाई का तो लेबर के कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो दैट विल डिपेंड ऑन द सीजन, सीजन पे भी डिपेंड कर रहा है आप किस समय उनका यूज कर रहे हो। इसीलिए आप कई चीजें मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो या बिल ऑफ वो बना देते हो कि पर्टिकुलर हम इतना ही कॉस्ट देंगे, ठीक है। तो दैट विल बी स्पेसिफाई फॉर पर्टिकुलर, इसीलिए आपको जो दिया है दैट विल बी द रेट एनालिसिस ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द वर्क, ठीक है। मैं ये सिलेबस पढ़ रहा हूँ आपका, एक बार आप भी सिलेबस देख लेना। प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ द वर्क इन द इंटीरियर वर्क्स, इंटीरियर वर्क में कौन कौन सी कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है, उनका पूरा प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज एसआई मेजरमेंट, एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जो हमारे जो सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, आईएएस ने जो मेजरमेंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है। एसआई नोमेनक्लेचर मेथड, इंडियन स्टैंडर्ड ने जो मेथड दे रखे हैं उन्हीं को लेना है। नेक्स्ट इज डायमेंशन एंड मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशन, मॉड्यूल्स एंड मोड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। वे प्रैक्टिस बाय वेरियस एजेंसीज। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, कोई एजेंसीज का नाम बताएगा जो ये कॉस्ट वॉस्ट निर्धारित करती हैं, किसी को याद हो? कोई गवर्नमेंट, किसी के पापा पापा गवर्नमेंट फर्म में काम कर रहे हो? नहीं, आवाज आ रही है मेरी? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। सर मैंने नहीं। ये बोला, हाँ मैंने ये पूछा कि गवर्नमेंट एजेंसीज तो गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, और भी कुछ एजेंसीज जिनका आपने सुना हो कि वो अपना अलग से स्पेसिफिकेशन देती हैं। नहीं समझ नहीं आया? सर, नहीं पता। अच्छा पीडब्ल्यूडी सुना है? समझ पीडब्ल्यूडी तो सर्विस आया सुना है? पर पता नहीं है। हाँ सर, पीडब्ल्यूडी यस पीडब्ल्यूडी सर। का फुल फॉर्म प्रोजेक्ट। बताओ। नहीं पता? वेरी गुड, गूगल पे डाल के देखो नहीं पीडब्ल्यूडी, सर। पब्लिक वेलफेयर डेवलपमेंट, ठीक है। देखो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट विल बी डील बाय द पीडब्ल्यूडी, ठीक है। ऐसे बहुत सी फर्म्स हैं, तो पीडब्ल्यूडी के कुछ अपने स्पेसिफिकेशंस होंगे, कुछ अपने रेट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें यही दिया है कि स्पेसिफिकेशन मतलब अपनी अपनी एजेंसीज जिस टाइप का यूज कर रही हो तो उनके हमें रेट्स पता हो। जैसे कि मान लो पीडब्ल्यूडी ने एक प्रोजेक्ट निकाला तो उनके हमें रेट्स पता होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग हम अपने रेट्स को वेरी मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक तो गवर्नमेंट का होगा ही होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज वो फिक्स हैं ही, ठीक है। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग इंटीरियर आइटम्स मैन्युअली एंड थ्रू स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अब देखो क्या आ गया, अब प्रोग्राम्स आ गए हैं, ठीक है। आप एक्सेल की शीट बनाते हो ना, एक्सेल की शीट में किसने किसने सम किया है, मतलब क्वांटिटी लिख दी
मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सेल की शीट कितने लोगों ने यूज की है? हाँ इशिका, क्या हुआ? सर की हुई यूज है। किया है। एक्सेल शीट किसी ने यूज नहीं की। एक्सेल शीट में देखो सबसे अच्छा फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। तो एक्सेल में क्या होता है, आपने एक कॉलम में नंबर भर दिए, दूसरे कॉलम में दूसरी चीज भर दी, और तीसरे कॉलम में आप चाहो तो उनको मल्टीप्लाई करके समेशन कर सकते हो। तो क्वांटिटी निकालने के लिए आप स्प्रेडशीट भी बना सकते हो एस्टिमेशन करने के लिए, ठीक है। तो वो आसान तरीका हो जाता है, स्प्रेडशीट का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन राइटिंग, परफॉर्म, ऑर्डर राइटिंग, शेड्यूलिंग। देखो अब शेड्यूलिंग का मतलब क्या है ना, जब आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे होते हो, जैसे कि जैसे कि ये सेमेस्टर चल रहा है आपका, दिस इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट, ठीक है। आप बताओ, चलो आपसे ही मैं सवाल पूछ रहा हूं, जब आपका सेमेस्टर चल रहा होता है और आपका कोर्स 2 महीने में कंप्लीट करना होता है, और 1 महीने में एक यूनिट कंप्लीट हुई होती है, तो अगले महीने में आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? टीचर क्या करता है? जल्दी जल्दी खत्म करवा। क्या करता है? अब मान लो 5 यूनिट है, 5 यूनिट आपको 2 महीने में कंप्लीट करनी होती है, तो टारगेट लेके चलते हैं 2.5 यूनिट हम एक महीने में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इन केस 1 महीने में सिर्फ 1 यूनिट हुई है, अब क्या करना पड़ेगा? हमें रीशेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है। लेक्चर्स को, जैसे मान लो आज का लेक्चर नहीं होता, तो आई विल रीशेड्यूल द लेक्चर। तो इसी को बोला जाता है शेड्यूलिंग, ठीक है। कई लोग शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों प्रोनाउंसिएशन से ठीक है। तो शेड्यूलिंग कर लो, या शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, अब आप देख रहे हो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, अचानक से बारिश आई, आज का काम रुक गया, अगले दिन भी बारिश आ गई, आज का काम भी रुक गया। अब आप क्या करोगे? अब आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो आपका टारगेट था कंप्लीट करने का वो नहीं हो पाएगा। तो इसी को बोलते हैं शेड्यूलिंग, ठीक है। अब जब आपने जो टारगेट ले रखा था, देखो अगर मान लो 1 साल का प्रोजेक्ट 4 साल चल गया, तो क्या चीज बढ़ जाएगी? कोई बताएगा मुझे? टाइम पीरियड। क्या सर? अगर 1 साल का प्रोजेक्ट 1 साल में खत्म ना हो गया, 1 साल में खत्म होना था उस प्रोजेक्ट को, ठीक है, सारी चीजें हमने पहले से डिसाइड कर रखी थी, इसकी इतनी कॉस्ट आएगी, इसका ये चीज आएगी, इसका लेबर का ये है, इतने दिन हमारी लेबर लगेगी, लेकिन 1 साल का प्रोजेक्ट 4 साल चल गया, सर तो वो किस क्या? चीज की वजह से डिले हुआ है उस पे भी तो डिपेंड करेगा। मतलब हाँ, अगर जो क्लाइंट है उसकी वजह से डिले हुआ है, या जो काम करवा रहा है उसकी वजह से डिले हुआ है। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या चेंजेस आ जाएंगे? 1 साल का प्रोजेक्ट अगर 4 साल में कंप्लीट हुआ, तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी? कॉस्टिंग चेंज होगी। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉस्टिंग। हमारी 1 साल की जितनी कॉस्ट आनी थी, वो 4 साल में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी, तो ये कॉस्ट कौन देगा? ठीक है, तो ये सवाल उठता है, इसलिए प्रॉपर प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना पड़ता है। इसीलिए हम 3 महीने में ये चेक करेंगे कि जो 3 महीने में काम होना था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उस प्रोजेक्ट की जो स्पीड चल रही है उसको और बढ़ाएंगे, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, रात रात भर काम चल रहे हैं, कई बार देखा है आपने, 12-1 बजे तक रात को भी काम चल रहे हैं, कंक्रीटिंग हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। तो वी आर जस्ट डूइंग शेड्यूलिंग, शेड्यूल को हम चेंज कर रहे हैं। तो ये भी आपके उसमें है कि शेड्यूलिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन टू, अच्छा देखो, हाँ, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे अच्छी चीज आ गई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबको पता है, अब ये वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, सच बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसी चीज है ना, इसमें मुझे कुछ नहीं भी चाहिए ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्यों अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखो हर चीज को टेक इट एज अ प्रोजेक्ट। मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है, इट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। अब मुझे प्रोजेक्ट में ऐसा लगेगा कि मैं कहीं लैग कर रहा हूँ या मैं बहुत आगे चल रहा हूँ, तो आई विल कंडक्ट, मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ले लूंगा आप लोग का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हाउ आई एम गोइंग टू डू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आप लोग भी, यू आर अ मैनेजर, ठीक है, आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये सेमेस्टर में सारी नॉलेज गेन करनी है। जो आपने पिछले 1 साल में कोरोना में जो भी आपका नुकसान हुआ, प्रैक्टिकल प्लस थियोटिकल, वो आपको यू हैव टू कंप्लीट इन दिस सेमेस्टर, या जब भी आप कॉलेज जाओगे तो यू हैव टू जस्ट कंप्लीट इन दैट टाइम। तो दिस विल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उस चीज को मैनेज कर रहे हो। बहुत ज्यादा हैपहैजर्ड हो जा रहे हो कि सर नहीं हो पाएगा, सर ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ऐसे नहीं हो पाया। अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड जस्ट डू द थिंग्स दैट इज कमिंग टू यू, ठीक है। आपको वो चीज करनी है कि भैया हम कितना हम कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप पे भी डिपेंड करेगा और आपके टीचर्स पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितना आपको
मोटिवेट कर रहे हैं, कितना आपको हेल्प कर रहे हैं, कितनी आपको नई चीजें सिखा रहे हैं। क्योंकि देखो अब जैसा कि मैं बता दूं कि 4 साल का कोर्स है ना आपका, 4 साल में ही कंप्लीट होगा, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, 4 साल का कोर्स 5 साल में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब 4 साल में ही अगर 1 साल कोरोना लग गया तो उसमें उस टाइम की नॉलेज को आप ही को किसी तरह रिकवर करना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैसे उसको मैनेज किया जाए। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए देखो, ये तो मैंने जनरल लाइफ की बात बताई। आपको जब आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो ना, जैसे आप मान लो इंटीरियर का डिजाइनिंग का वर्क करोगे, ठीक है, क्या होगा, एक दिन आपने क्या बोलते हैं कोई मटेरियल मंगवाना था, ठीक है, घर में कोई चीज, मतलब अब सिंपल सी बात है, कोई मटेरियल का तो यूज करोगे ना, और आपने जो मटेरियल मंगवाया थोड़ा डिस्टेंस से मंगवाया, ठीक है, अब वो डिस्टेंस से आने आने में क्या हुआ, वो कुछ डिले हो गया। ठीक है, अब वो डिले हो गया तो इट विल डिपेंड ऑन यू, क्योंकि लेबर आके बैठा रहेगा। अब आपका तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि मटेरियल आ जाएगा, लेबर से काम हो जाएगा, लेकिन इन केस मटेरियल नहीं आया और लेबर तो बैठा हुआ है, अब लेबर का तो कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो मटेरियल ला रहा था उसके कारण ऐसा हुआ तो मैं उसकी तनख्वाह काट दूंगा या वो कर दूंगा। वो कहीं ना कहीं आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, कैसे आप मैनेज कर रहे हो, या तो आप अपनी जेब से दोगे। ठीक है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा होता है कि वो हर चीज को मैनेज भी कर ले, और प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी आपकी जो आए वो दैट शुड बी इकोनॉमिकल। क्लियर? ठीक है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, इसमें हमारे पास 2 मेथड आते हैं, वन इज सीपीएम, अदर वन इज पर्ट। ठीक है, सीपीएम क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, और पर्ट इज प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें क्या होता है ना, आप क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो प्रोजेक्ट किस स्टेटस पे है। ठीक है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो इसलिए मैं थोड़ा तेज तेज। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट आर द रीजंस इन शॉर्टफॉल इन द परफॉर्मेंस, क्या कारण हुआ कि हमारी परफॉर्मेंस कम हो गई। ठीक है, और क्या कारण हुआ कि हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी, मतलब हमें कैसे इंक्रीज करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड कंट्रोल, ह्यूमन एस्पेक्ट्स, देखो जो मैंने ह्यूमन एस्पेक्ट्स में बताया, लेबर है ना, लेबर आएगा ह्यूमन एस्पेक्ट्स में, और भी हमारा भी बिहेवियर आएगा। ठीक है, हम ही अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हमारा सामने वाला क्या डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्लानिंग एंड कंट्रोल होगा, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। अब देखो, अब आप प्रोजेक्ट के प्रॉपर नेटवर्क बनाओगे। ठीक है, नेटवर्क कैसे बनता है, अब ये थोड़ा सा सीएस का सब्जेक्ट है, नेटवर्क बनाए जाते हैं। ये आपने देखा होगा एरो डायग्राम से, ए से बी, बी से सी, तो ए से बी क्या हुआ, आपका टाइम था एग्जीक्यूशन का। ठीक है, और अगला अगला काम था एग्जीक्यूशन के बाद आप, मतलब हर चीज का एक प्रॉपर नेटवर्क होता है कि पहले कोई चीज ट्रांसपोर्ट होगी, उसके बाद मटेरियल आएगा, उसके बाद हैंडलिंग होगा, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा नेटवर्क प्रोसेस होता है, तो इन नेटवर्क साइकिल बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, वही क्रिटिकल पार्ट, पर्ट, सीपीएम, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रोक्यूरमेंट एंड रिक्रूटमेंट, बजट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, stabilization, finish, organization of the project, task forces, project teams, monitor and control of project, project management, strategies, tools and the techniques, मतलब क्या क्या चीज का यूज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर न्यू टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम, बाकी सारी चीजें। मतलब कहने का मतलब है ओवरऑल आपको ये सीखना है कि प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत सारी चीजें मैंने बोल दी हैं, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन, ये पूरा सिलेबस है आपका, एक बार सिलेबस देखना। ठीक है, तो ये सब चीज में थोड़ा सा कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितने लोगों को बोर लग रहा है, ये बताओ, बोर कितने लोगों को लग रहा है। बोर वाला कोई नहीं है, मेरे को तो बोर लग रहा था अभी तक, सच बता रहा हूं। पीपीटी स्टार्ट करूं यस सर। यस सर। या बोर हो गए हो? नहीं सर, स्टार्ट करो। अब देखो, मेरे को 1 मिनट मेरे को देना। अब देखो मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, सिलेबस जितना मैंने बताया, ठीक है, इसको डिटेल में लेके चलूं या नहीं?
सर कर दो आप स्टार्ट पीपीटी। स्टार्ट तो कर रहा हूं मैं। अब बता देना जहां बहुत ज्यादा डिटेल होगा ना वहां मुझे रोक देना, ठीक है? या जहां ऊपर से जाने लगेगा वहां रोक देना मुझे, ठीक है? सर तो अभी आप फर्स्ट मॉड्यूल ही तो पढ़ा रहे हो। क्या इशिका, क्या? आप कहाँ कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? मैं एस्टिमेट शुरू कर रहा हूं। ओके सर, करो स्टार्ट। इज इट विजिबल? नो सर। यस सर। यस सर। विजिबल हो रहा है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग? यस सर। एक मिनट, छोटा दिख रहा होगा ना यार, इसको बड़ा करना। सर ये पीपीटी भी भेज देना आप। मैं पक्का भेज दूंगा इस क्लास के खत्म होने से पहले पहले, या बोलो तो पहले अटैच ही कर दूं मैं। जब तक हम लोग बात करेंगे ना आखिरी में डाउट्स, तब तक मैं भेज दूंगा। दिख रहा है सबको शुरुआत एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब कितना टाइम है हमारे पास? 12:05 हो रहा है। हम नाउ इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था। वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज एस्टिमेट, व्हाट आर द आइटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट एंड डिडक्शन। अभी थोड़ा सा डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये काम आएंगे आपके, ठीक है? चलो स्टार्ट कर देते हैं श्री गणेश जी का नाम लेके। सबसे पहले इट इज एसेंशियल टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है? आपके साथ साथ पढ़ रहा हूं और साथ में बताता चल रहा हूं जो चीज मैंने अभी तक बताई, ठीक है? सबसे पहले जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे, किसी को ऐसा तो नहीं हिंदी में समझा रहा हूं तो मतलब डाउट हो तो रोक देना मुझे जहां पे भी डाउट होगा, ठीक है? तो सबसे पहले जब भी आप कंस्ट्रक्शन करने चलोगे तो जरूरी है आपको एक प्रोबेबल कॉस्ट बताओ, ठीक है? जैसा कि हमें मोबाइल लेने से पहले ये पता हो कि मोबाइल कितने तक का लेना है, ठीक है? क्लियर है? तो इट इज एसेंशियल टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन। दिस प्रोबेबल कॉस्ट इज नोन एज एस्टिमेटेड कॉस्ट। यही बताया था मैंने। यस सर। नेक्स्ट इज if estimate cost is more than money available, then attempts are made to reduce the cost। देखो क्या होता है ना, जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा तो वो एक अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताएगा, फिर आप उसको मटेरियल बताओगे, ये मटेरियल यूज करो, ऐसा करो, वैसा करो, और फिर आप एक एस्टिमेट कॉस्ट निकाल के बताओगे। मतलब एस्टिमेट कॉस्ट नहीं, अभी आप उसकी कॉस्ट निकाल के बताओगे। अब जो कॉस्ट आपकी आई वो क्लाइंट की कॉस्ट से ज्यादा आ रही है, ठीक है? तो उस केस में क्या करोगे? यू विल ट्राई टू जस्ट रिड्यूस द कॉस्ट। कैसे कॉस्ट रिड्यूस कैसे होगी? मटेरियल दूसरा यूज करके, या फिर जो कंस्ट्रक्शन जैसे आप कर रहे हो उसका थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल नहीं यूज करके आप थोड़ा लोअर मटेरियल ले लोगे। तो आप क्या करना चाहोगे? जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके बराबर कॉस्ट लाने की कोशिश करोगे। क्लियर? यस सर। अब बोलते चलना, मुझे नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इन प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल्स एंड द मेजर्ड एंड द कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, ठीक है? जब आप एस्टिमेट बनाओगे तो क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल को भी कैलकुलेट करोगे। क्लियर? नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एस्टिमेट। व्हाट इज एस्टिमेट? An estimate is the computation or calculation of the quantities and expenditure in the construction of the work. Clear? कौन कौन सी क्वांटिटीज आप यूज कर रहे हो और कितने खर्चे हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क में, दैट इज नोन एज एस्टिमेट, ठीक है? ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये मैं बताऊंगा हमारी जो पीडब्ल्यूडी की किताब है ना उसमें से ली गई है, ठीक है? नेक्स्ट इज एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क एंड डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान्स एंड द ड्राइंग एंड द रेट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है? ड्राइंग और प्लान। याद करो पहले दिन मैंने क्लास में आया था तो आप लोग से प्लान बनवाया था। प्लान क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज प्लान? पूजा बताओगी प्लान क्या होता है? नहीं, कोई नहीं बताएगा। हर्षिता? सर कौन सा प्लान? एक तो हमारे इंटीरियर में और आर्किटेक्चर में होता है कि किसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो कुछ उसका और? जो भी 2D ड्राइंग होता है, प्लान मैंने सबके घर का सर प्लान बनवाया था ना, और याद दूसरा है? होता है मतलब सर किसी भी चीज हाँ का सर। कोई भी डिटेल प्रपोजल देना, मतलब उसका ओवरव्यू देना। ओवरव्यू। प्लान्स का एग्जैक्ट 2 शब्द में आंसर चाहिए।
प्लान को दो प्लान शब्द में क्या? मतलब जो हम बनाते हैं, हाउस प्लान या रेसिडेंशियल प्लान, या हाँ वही फिर वही वही उसी प्लान के बारे में बताओ। उस प्लान वो प्लान कैसे बनाते हो, जो आप घर का प्लान बनाते हो? सर जो साइट दी जाती है उसके हम्म, मेजरमेंट्स और डायमेंशन। भावना बताओ। सर उसका कोई 2D ड्राइंग टॉप व्यू का। दो तरीके के व्यू होते हैं, याद कर लेना कौन कौन से। अच्छा, एलिवेशन और प्लान में अंतर पता है? यस सर। प्लान हमेशा याद रखना, कोई पूछे व्हाट इज प्लान, इट इज द टॉप व्यू। टॉप व्यू, ठीक है, हाँ एलिवेशन बस फ्रंट टॉप व्यू व्यू। का आंसर था। आप किसी ने बोला हो तो पता नहीं मुझे, अब क्लियर मेरे पास आवाज नहीं आ रही, लेकिन टॉप व्यू जब भी आप किसी चीज को ऊपर से देखते हो दैट इज नोन एज प्लान। ठीक है, एलिवेशन क्या होता है? आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, याद रखना प्लान और एलिवेशन जब भी बोले तो प्लान इज योर टॉप व्यू। ठीक है, तो जो आप टॉप व्यू से जो भी चीज बनाते हो दैट इज योर प्लान। कभी भी जब भी कोई चीज बनेगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, तो सबसे पहले उसका प्लान बनेगा और ड्राइंग बनेगी। ठीक है, अब ड्राइंग का क्या रिलेशन होता है ना, देखो ड्राइंग से आप रेट एस्टिमेट कर सकते हो। कैसे? ड्राइंग में सारी चीजें होंगी, मान लो जैसे हम लोग स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाते हैं ना, तो कॉलम बीम सारी चीजें उसमें बता देते हैं, तो उसके आधार पे आप कॉस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप कॉस्ट निकालोगे तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्लान की, ड्राइंग की और उनके रेट्स की। ठीक है, क्लियर है? जब आपको पता है ये बीम की इतना कॉस्ट आएगा, क्या रेट है, तो उसके हिसाब से आप निकाल लोगे कि एस्टिमेशन उसका कॉस्ट का कितना होगा। क्लियर? दिस इज नोन एज एस्टिमेट। एस्टिमेट क्लियर है? किसी को डाउट है तो अभी पूछे। नो सर। क्लियर है? देखो सिंपल सा, रटना नहीं कोई चीज को, समझना कि क्या बोल रहे हैं। इट इज द प्रोबेबल कॉस्ट। ठीक है, प्रोबेबल कॉस्ट को ही एस्टिमेट बोलोगे। ठीक है, दैट विल बी डिपेंड ऑन द या डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान्स एंड ड्राइंग्स एंड रेट्स, क्योंकि ये अलग अलग हो सकते हैं। अलग प्लान की अलग कॉस्ट निकलेगी, अलग रेट्स हैं तो अलग कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह डेफिनेशन को रटना नहीं, समझना। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? आपने एक एस्टिमेट तो कर दिया, जैसा कि पूजा ने मोबाइल खरीदा था। देखो ये एग्जांपल लेके चलोगे ना तो याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, पूजा ने मोबाइल का एस्टिमेट कितना रखा था? 50,000। ठीक है, 50,000 एस्टिमेट था, लेकिन जब ये दुकान पे गई तो पता चला एप्पल का नई सीरीज आ रही है। ठीक है, और एप्पल का 5-10 हजार ज्यादा लगा के मान लो 60,000 में एप्पल का फोन मिल रहा था। ठीक है, तो अब इसका मन आ गया उसी फोन पे। तो अब जब इसने एप्पल का फोन खरीदा ना, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट तो थी 50,000, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट क्या आई इसकी? 60,000। क्लियर है? तो एट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जब मोबाइल घर में आ गया तो उसके बाद जो कॉस्ट आती है दैट इज नोन एज एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो एट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बीइंग मेड इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो ना तो खर्चे 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 हो के धीरे धीरे वो कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो फाइनली जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए तो दैट इज नोन एज एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? दो डेफिनेशन हमने अब तक पढ़ी, एस्टिमेट और एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट इज द मेन आइटम ऑफ द वर्क। अब ये थोड़े से टेक्निकल में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई बताएगा अर्थवर्क क्या होता है? देखें जरा, सुना सबने है, देखा भी सबने है। व्हाट इज अर्थवर्क? सर फाउंडेशन डालना, वेरी गुड, मतलब फाउंडेशन डालना। अर्थ का मतलब क्या होता है? मिट्टी। याद कर लो, मिट्टी से रिलेटेड कोई भी वर्क इज कम इन द अर्थ वर्क। अगर आप गड्ढा खोद रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो अर्थ वर्क। क्लियर? आप कभी भूलोगे नहीं ना। अर्थ वर्क का मतलब है मिट्टी, मतलब गड्ढा खोदना। सिंपल, मान लो मिट्टी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो। अभी एक और काम आएगा, ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ। तो अर्थवर्क, इसके सामने लिखा हुआ है मीटर क्यूब। जब भी कहीं पे भी अर्थवर्क दिया हो तो उसकी यूनिट क्या यूज करोगे? मीटर क्यूब। देखो ये यूनिट पूछी जाती है। ठीक है, तो याद रखना है जब भी आप अर्थवर्क करते हो दैट विल बी डन इन मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। अब क्या होता है ना, देखो अब थोड़ा सा देखो, स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं आता ही है। जब भी आप कोई काम करोगे ना, नीचे से मान लो मिट्टी आपने निकाली है, फाउंडेशन बनाना है ना, तो उसके अंदर कुछ कंक्रीट डालोगे। ठीक है, तो कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन, जब फाउंडेशन में कंक्रीट डालते हो दैट इज आल्सो आइटम। ये अलग अलग आइटम है। ठीक है, जब आप वर्क करवाओगे तो ये पर्टिकुलर आइटम्स का यूज करोगे। ठीक है, या तो अर्थवर्क का यूज करोगे या कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन करोगे। इट इज आल्सो इन मीटर क्यूब। अब आता है, कोई बताएगा व्हाट इज सॉइलिंग? सॉलिंग बोलते हैं इसे, लेकिन है सॉइलिंग ही, SOLING। ठीक है, अब जब आप मिट्टी डालते हो, ठीक है, या ऊपर से क्या हुआ, आप जब घर बना रहे थे ना तो वहां पे गड्ढे गड्ढे थे।
ठीक है, तो गड्ढे गड्ढे के लिए आप क्या करोगे, ऊपर से सॉइल लेके आओगे कहीं से और सॉइल को डंप करोगे उस पे, तो दैट इज सॉइलिंग। ठीक है, ऊपर से सॉइल डालना, ठीक है, दैट इज डन इन मीटर स्क्वायर। अब डीपीसी मुझे कौन बताएगा व्हाट इज डीपीसी? सब डैम लोगों ने प्रूफ घर में सुना कोर्स। होगा। शुरुआत किससे करें, कौन बताएगी? चाहत, व्हाट इज डीपीसी? Yes. हाँ, डीपीसी क्या होता है? Dam proof course. क्या बोला, फिर से बोलो, सही बोल दिया शायद। क्या डैम, Proof course. क्या होता है डैम प्रूफ कोर्स? वेरी गुड यार, मुझे तो सर नहीं मैं पता था, बताऊं? पता होगा। सबने सुना है डीपीसी? हाँ सर। किसने नहीं सुना है? पूजा, सुना है डीपीसी? अब नो आप लोग इतने सर। समझदार हो गए हो। सबने सुन रखा था ना डीपीसी, बताने की जरूरत नहीं है डीपीसी मुझे, नहीं बताओ। सर। अच्छा, जिसको पता है डीपीसी ये बताओ, डीपीसी कहाँ पे दिया जाता है? सर फ्लोर्स पे, वॉल Moisture. पे, जहाँ पे मॉइस्चर की जरूरत होती है। वेरी गुड। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे बताओगे कौन कौन से लेवल पे, या सुना हो तो बताना। पहला फ्लोर लेवल, दूसरा सिल लेवल, तीसरा लिंटल लेवल, और चौथा कोई सा भी ले लो। 3 ही है, Floor चलो। level. पक्का फ्लोर? Yes, sir. तीनों में डिफरेंस बता दो, फ्लोर लेवल क्या होता है, सिल लेवल क्या होता है, लिंटल लेवल क्या होता है? मतलब आप सही में थर्ड ईयर में आ गए, तो लग रहा है कि थर्ड ईयर में आ गए हो, तुम लोगों को तो नॉलेज हो गई है। सर सिल लेवल तो होता है फ्लोर से बीम तक का। वेरी गुड। अच्छा, एंड ये सब किसी में बिल्डिंग किस में पढ़ा है, बिल्डिंग किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ाया गया ये सब? सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। हाँ, देखो जो चीज पढ़ रखी हो ना, फिर मतलब दोबारा मुझे ना बताना पड़े, तो मैं जल्दी जल्दी आगे निकलूं। ठीक है, तो डीपीसी सबको पता है, डैम प्रूफ कोर्स होता है। ठीक है, जो भी हमारे घर के मतलब जब आप मतलब फ्लोर लेवल से फ्लोर, देखो अब मैं बताता हूँ। देखो डीपीसी कभी भी बताना हो ना कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो जो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच में जो लेयर होती है ना, ठीक है, उस उस लेयर के बीच में जो मतलब लेयर के ऊपर जो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज डीपीसी। ठीक है, यही डिफरेंस क्रिएट करता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर क्लियर है ना? जो भी आपको ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज सुपर स्ट्रक्चर। मतलब मिट्टी के ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज योर सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो मिट्टी के नीचे होता है सब स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में जो लेवल होता है, दैट विल बी डीपीसी। क्लियर? ठीक है, अब मेसोनरी कौन बता देगा मुझे फटाफट? अब डीपीसी की भी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। देखो ये नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा एक एक चीज। ठीक है, तो जो जो चीज मैं फोर्स कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट सर। इज मेसोनरी। मेसोनरी क्या होता है, फटाफट से बताओ। सर एक शब्द में देखे जरा, हिंदी कितने लोगों ने गांव, मतलब गांव तो नहीं, घर में अपना काम देखा होगा ना, उसको पता होगा मेसोनरी क्या होता है। तुम लोग को ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा ना, मैं पिक्चर्स के साथ लेके आता हूँ तुम लोग के लिए, है ना? इन सारी चीज की पिक्चर्स मिल जाएगी तो कितना मजा आएगा ना। सर कितने लोग बोर हो रहे हैं, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी। बोर हो गए सर तो उनके लिए मैं पिक्चर्स लेके आऊं। एक मिनट, शायद मैंने रखी होगी। फटाफट मुझे बताओ मेजोनरी क्या है, कौन कौन से मेजोनरी होते हैं? आप लोग सब पढ़े हो यार। अब बिल्डिंग मटेरियल पढ़ के आ रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना पढ़े हो। सर हम्म सर एक बार अर्थवर्क्स और सोलिंग दोबारा बता दो, वो समझ नहीं आया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं तुम लोग के लिए पिक्चर देख रहा था, मिल जाए ना तो तुम लोग के लिए आसान हो जाए। तुम लोग बीएमसी में सब पढ़ के आए हो। सर मेसनरी वही होता है, मतलब अरेंज अरेंज करना स्टोन्स को और ब्रिक्स को हाँ, दीवार की वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी भी चीज के लिए। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले भरा क्या जाता है फाउंडेशन में, हम भरते क्या हैं? पिक्चर कहाँ चली गई? रेनफोर्स्ड कंक्रीट। कंक्रीट सीमेंट।
चलो किस्मत अच्छी नहीं है आज वैसे। हाँ क्या, कौन क्या पूछ रहा था, क्या नहीं समझ में आया? डीपीसी? सर अर्थवर्क्स और सोलिंग। अच्छा, अर्थवर्क और सॉइलिंग। चलो, अर्थवर्क, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करने जाओगे सबसे पहला काम क्या करते हो? सबसे पहला काम आप ये करते हो, अपनी जो मतलब क्या बोलते हैं सॉइल है, ठीक है, सबसे पहले तो सॉइल ही है, ठीक है। सॉइल पे कोई भी काम आप शुरू करोगे, गड्ढा खोदोगे, है ना, गड्ढा खोदोगे तो क्या करोगे, आप मिट्टी को बाहर निकालोगे, ठीक है। तो मिट्टी को जब भी आपने बाहर निकाला, उस दैट वर्क इज नोन एज अर्थवर्क। क्लियर? ओके सर। ठीक है। आप ऐसा तो नहीं ना, देखो ऐसा तो नहीं कि काम जाते जाते आप शुरू कर देते हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो होता है दैट इज नोन एज अर्थ वर्क, ठीक है। अर्थ मतलब इज सॉयल, ठीक है। सॉयल से रिलेटेड कोई भी वर्क होगा दैट इज अर्थ वर्क। क्लियर? ठीक है। अब देखो, सॉलिंग भी रिलेटेड टू मिट्टी ही है, लेकिन ये कब होता है, जब हमारा मतलब अर्थवर्क हो गया। अब एक बार हमने अर्थवर्क कर दिया, मिट्टी को थोड़ा सा मतलब कंप्रेस भी कर दिया, अब ऊपर से हमें और मिट्टी की जरूरत है। हमें क्या करना है, लेवल को ऊंचा करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें हमारी जितनी डेप्थ है ना, उस डेप्थ को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है, दैट इज नोन एज सॉलिंग। क्लियर? सर तो डेप्थ इंक्रीज करने के लिए मिट्टी यूज होती है? देखो अब वो डिपेंड करता है, आप मिट्टी भी यूज कर सकते हो, कोई और चीज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली जो हम करते हैं, जनरली देखो क्या है, मतलब डेप्थ यूज, मतलब ऐसा नहीं कि डेप्थ करना है हमें, देखो ब्रिक भी यूज होती है, ब्रिक वर्क भी यूज होते वही हैं। लेवल डिफरेंस क्रिएट करना ना, मतलब। हाँ, एक लेवल पे लेवल सरफेस क्रिएट करना, बिल्कुल सही बात है। रुक जाओ, देखो एक मिनट, मैं तुम लोग को वही फोटो में ढूंढ रहा था, एक बार मुझे अच्छी सारी फिगर्स मिले तो थे एक बार, लेकिन थोड़ा सा वो हो गया। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक मिनट कर दूं, ये हो गया तो अर्थवर्क। फिगर में तो कुछ और ही दिखा रहा है, नहीं सॉइलिंग भी देखो, अर्थवर्क देखो, इसमें तो दोनों चीज दिखा रहा है फिगर में सर ना। गूगल पे दिखा रहा है पिक्चर्स सॉलिंग के। दिखी फिगर? हाँ। है ना। देखो सॉइलिंग में एक और चीज है, सॉइलिंग में सिर्फ आप लेवल भी नहीं, आप चाहो तो कितने तक आप वो कर रहे हो ना, मतलब देखो अर्थवर्क क्या है ना, अर्थवर्क का मतलब मैं देखो एकदम बेसिक ये समझाता हूँ। जैसे कि हम जहाँ पे डैम डैम देखा है आप लोग ने, डैम में क्या होता है, डैम या आपने छोटी सी वो देखी होगी, एम्बैकमेंट जो बनते हैं, एम्बैकमेंट जानते हो नहीं जानते हो? वो भी नहीं पता होगा। अरे आप लोग पुल वुल देखे हो, पुल देखा है सबने? हाँ सर पता है। रोड होने पुल आता है, तो पुल क्या करते हैं, साइड में दो ये वॉल्स लगती हैं, वॉल्स के साइड में जो मतलब सॉइल आपने देखा होगा, रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल ट्रायंगल बनी हुई रहती है। मतलब कहने का मतलब है, जब मिट्टी इस पुल को सपोर्ट कर रही है, दैट इज नोन एज अर्थवर्क। अभी समझ आया? मतलब देखो मिट्टी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसको एक सपोर्ट दे रहे हैं, दैट इज अर्थवर्क, ठीक है। सॉलिंग में आप गड्ढा भी करो, ठीक है, मतलब कुछ तक नीचे जाओ, फिर एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करो। और मतलब जैसे कि मान लो क्या होता है ना, कई लोग के घर में प्रॉपर सॉइल नहीं, जैसे राजस्थान में आप घर बनाओगे ना, तो क्या होता है, सेटलमेंट आता है, सेटलमेंट सॉइल में सॉइल नीचे जाती है, तो प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना पड़ता है ना, ब्रिक की एक लेयर बिछानी पड़ती है, ठीक है। तो वो आप कैसे करोगे, उस प्रोसेस को पूरा सॉलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें आपका दोनों चीजें आ जाएंगी, एक्सकेवेशन भी आएगा और सॉइल का भरना भी आएगा, ठीक है। सॉइल का भी भरना आएगा, प्लस ब्रिक का भी आएगा, प्लस छोटी छोटी गिट्टियां ये सब भी भरना, दैट इज सॉलिंग। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। है ना। नहीं देखो, अभी इनको डिटेल में करना है, चिंता मत करो, देखो अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी एक एक चीज डिटेल में, अर्थवर्क क्या होता है अभी पूरा नीचे है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाया है ना पूरा, ये पढ़ लो ना जिंदगी भर, ये रहा अर्थवर्क, ठीक है। देखो अर्थवर्क इज एन एक्सकेवेशन, अभी मैं पूरा बताऊंगा, देखो ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी पहले हम लोग कहाँ थे, एक मिनट अब
पिक्चर मैंने रखी थी, पिक्चर पता नहीं इधर उधर हो गई ना सब। अभी हम लोग कहाँ थे, डीपीसी मेसोनरी में थे, है ना। अब मेसोनरी में भी अगर बीएमसी पढ़ा है, देखो अब किसी ने बोल दिया बीएमसी पढ़ा है, तो बीएमसी में आपने एक एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है। क्या पढ़ा होगा, मेसोनरी कितने टाइप की होती है, कोई बताएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेसोनरी? सर ब्रिक मैसनरी, हाँ देख लो, ब्रिक बोल दो, स्टोन इंग्लिश, बोल दो, किसी ने फ्लेमिश। रबर सुना है, एशलर सुना है, नहीं सुना? यस सर, सुनना है। हाँ सुना है, सब पढ़ के आए हो, मुझे पता सर है ना। शीट्स भी बनाई लेकिन है उस पे, हर एक मैसनरी पे। सिंपल मेसोनरी का मतलब बताता हूँ। आप किसी चीज को कनेक्ट करते हो ना, स्टोन को स्टोन से कनेक्ट किया, ठीक है। जब आप या ब्रिक को ब्रिक से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये ब्रिक मेसोनरी हो गई। स्टोन से कनेक्ट किया, स्टोन मेसोनरी हो गई, ठीक है। रबल मेसोनरी में भी कई तरह की मेसोनरी होती है, ठीक है। इन दोनों के, रबल और एशलर मेन टाइप है, उनके अंदर स्टोन ब्रिक ये सारी आती है। जिस चीज से आप कनेक्ट करो दैट इज नोन एज स्टोन मेसोनरी या ब्रिक मेसोनरी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दैट, ठीक है। तो अभी इनको डिटेल में करते हैं। सब ठीक ठाक है, यहीं पे हैं सब लोग या सब ऊपर से जा रहे हैं? साथ साथ चल रहे हो, नहीं चल रहे हो? कोई ऐसा जो नहीं चल रहा हो, जबरदस्ती पढ़ रहा हो? चलें आगे। यस सर। क्या हुआ, अभी पहली क्लास में सब बोर होने लगे। देखो पहली क्लास थोड़ी लंबी खींच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इट मे बी 21 नेक्स्ट क्लास पढ़ेगी ना, तो नेक्स्ट क्लास शायद गैप दे दूं, तो आप लोग ये सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। 21 को शायद मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो आगे चलूं मैं, नहीं चलूं, बताओ? यस सर। हाँ ये यस सर ना 5 लोगों के उससे आना चाहिए, नहीं तो एक पता चला सो रहा हो और 1-2 ही बोल रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। चलो नेक्स्ट इज योर अर्थवर्क। अर्थवर्क फिर से बताता हूँ। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एंड अर्थवर्क इन फिलिंग आर यूजली मेजर्ड फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज एंड द आइटम्स, ठीक है। अब देखो, अब जो मैं बता रहा हूँ, देखो अर्थवर्क इज रिलेटेड टू सॉइल, ठीक है। तो अब मैंने आपको शायद एग्जांपल दिया था, नहीं दिया था, रोड का, रोड बोल रहा हूँ, पहाड़ पे आपको रोड बनानी है, ठीक है। पहाड़ आप लोग ने सबने देखा इस तरीके का पहाड़ है। अब इसमें से आपको रोड निकालनी है, तो रोड निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको कहीं ना कहीं एक्सकेवेट भी करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं फिलिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जाओ एक बार मैं दिखाऊं डिटेल में, शायद और डिटेल में दिया हुआ है, नहीं इसमें नहीं दिया। चलो मेरी बात सुनो, पहाड़ आपके दिमाग में पहाड़ बन रहा है ना, पहाड़ पे अगर रोड निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जिगजैग जिगजैग रोड निकालते हैं, ठीक है। तो बनाने से पहले ये डिसाइड होता है कि कहीं ना कहीं हमको एक्सकेवेट करना पड़ेगा। एक्सकेवेट मतलब पता है, गड्ढा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जहां पे आप गड्ढा करोगे ना, जो जहां से जो चीज आपने निकाली वही चीज आप दूसरी जगह फिल कर दोगे, ठीक है। तो अर्थवर्क का यही मतलब हुआ कि आप एक्सकेवेशन करो या फिलिंग करो, तो दोनों का कॉस्ट भी कम हो जाता है, और इनको हम मेजर किसमें करते हैं, मीटर क्यूब में। क्लियर, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक है। यस सर। नाउ कंक्रीट इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में जब आप कंक्रीट करोगे तो देखो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, क्या होता है, आप कुछ लेंथ में कंक्रीट डालोगे, मतलब लेंथ का मतलब ये पूरी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, और ये इसकी हाइट, सॉरी ये विड्थ हो गई, ये वाली देखो, ये वाला डिस्टेंस इसकी विड्थ, ये वाला डिस्टेंस लेंथ, और ये वाला डिस्टेंस इसकी हाइट। क्लियर है? तो लेंथ विड्थ और हाइट में आप क्या करोगे, कंक्रीट डालोगे फाउंडेशन में, तो इट इज टेकन इन मीटर क्यूब। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द फाउंडेशन कंक्रीट आर यूजुअली सेम एज फॉर एक्सकेवेशन, ओनली द डेप्थ और द थिकनेस इज डिफरेंट। क्या होता है, हमेशा जो लेंथ और विड्थ तो सेम ही रहेगा, बस ये हाइट चेंज होती रहती है ना। क्लियर? ठीक है, ये चेंज होता है, बाकी ये तो फिक्स ही है हमारा, ठीक है। फाउंडेशन तो फाउंडेशन पूरा ही पूरा डलेगा, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा डलेगा, बस इसकी हाइट में चेंज होता रहेगा। कैसे, आपने देखा है जब फाउंडेशन बनता है तो ये हाइट पहले होती है, फिर इससे कुछ कम हो जाता है, ठीक है। अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, सीढ़ी की तरह, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये सीढ़ी की तरह बनता रहता है, फिर उस पर ही हमारा कॉलम खड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा ये तो फिक्स है, लेंथ और विड्थ फिक्स हो जाता है, हमारी जो डेप्थ होती है, थिकनेस, वो चेंज होती रहती है। क्लियर? नेक्स्ट इज फाउंडेशन कंक्रीट जनरली कंसिस्ट ऑफ लाइम कंक्रीट और वीक सीमेंट कंक्रीट। इसमें अब लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट में डिफरेंस क्या है, मुझे फटाफट से बताओ। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइम कंक्रीट एंड सीमेंट कंक्रीट? देखो थोड़ा सा भी जो दिमाग लगाए ना तो वो आंसर दे सकता है। भावना बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइम कंक्रीट एंड सीमेंट कंक्रीट?
सर लाइम में तो चूना और कंक्रीट यूज करते हैं और सीमेंट में सीमेंट और कंक्रीट। वेरी गुड। लाइम कंक्रीट में लाइम यूज हो रहा है, सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट यूज हो रहा है, बस ये तो बेसिक अंतर हो गया। लेकिन कोई थोड़ा टेक्निकल आंसर बताएगा क्यों ऐसा हो रहा है? सर लाइम प्लास्टरिंग के लिए यूज होता है लेकिन सीमेंट वेरी बाइंडिंग गुड। के लिए। ये किसने बोला? भावना ने बोला, इशिका ने बोला है? सर मैंने इशिका। हाँ, क्या लाइम किसके लिए यूज होता है? प्लास्टिक के लिए? प्लास्टरिंग के लिए अगर। प्लास्टर के लिए। वेरी गुड भैया। यार लाइम कंक्रीट में जो बाइंडिंग मटेरियल है वो क्या है? लाइम है। और इन सीमेंट कंक्रीट द बाइंडिंग मटेरियल इज सीमेंट। क्लियर? कोई भी किसी को भी जवाब देने से पहले ये तो सोचो ना कि हमें क्या करना है, मटेरियल को बाइंड करना है। तो लाइम कंक्रीट में हमारा लाइम इज अ गुड बाइंडर एंड हियर द सीमेंट इज अ गुड बाइंडर। ठीक है, लेकिन फाउंडेशन कंक्रीट जो हम दे रहे हैं वहां पे हम, कोई बताएगा वीक सीमेंट कंक्रीट क्यों डाल रहे हैं? हम स्ट्रॉन्ग सीमेंट कंक्रीट भी तो डाल सकते हैं। देखो यहाँ स्ट्रक्चर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो लोग स्ट्रक्चर भी थोड़ा छोड़ छाड़ के आए हैं उनके लिए। कोई बताएगा? मैं बताऊं फिर? देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जब आप फाउंडेशन में पहली कंक्रीट कर रहे हो ना, ठीक है, नीचे वाली लेयर कर रहे हो, तो नीचे वाली लेयर विल एक्ट एज अ लोड ट्रांसफर के लिए एक्ट कर रहे हो। ठीक है, वहां पे लोड का ट्रांसफर हो रहा है। तो वहां पे अगर आप लाइम कंक्रीट या वीक सीमेंट कंक्रीट भी यूज कर लोगे तो वहां पे ज्यादा हमारा फेलियर होने के चांसेस कम से कम रहते हैं। ठीक है, तो वो एक लेयर की तरह काम कर रहा है जो आप बेसिक देते हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा क्या करते हैं ना, जो ब्रिक्स होती हैं, ब्रोकन ब्रिक्स नीचे डाल दी जाती है एक लेयर के लिए। क्लियर? तो एक ब्रोकन ब्रिक्स की लेयर डाल दी जाती है, उसके ऊपर हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो जो कंस्ट्रक्शन देखे ना, फाउंडेशन बनते हुए देखे, आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो जाके जरूर देखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यूनिट क्लियर हो जाएगी क्यों ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, नाउ नाउ कमिंग टू द सॉइलिंग। सॉलिंग, ठीक है, सॉलिंग अभी क्लियर हो जाएगा जिसको भी डाउट था। व्हेन द सॉइल इज सॉफ्ट और बैड, वन लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक और स्टोन इज अप्लाइड बिलो द फाउंडेशन। अब देखो जो मैं बता रहा था, अभी मैं बता रहा था वही चीज बता रहा था। अब क्या कर रहे हैं हम, जब हमारी सॉइल सॉफ्ट है या अच्छी नहीं है, कहाँ पे अच्छी नहीं सॉइल पाई जाती है? पहले तो ये देख लो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सॉइल पाई जा रही है, क्योंकि ऐसा तो जरूरी है नहीं कि आप राजस्थान में काम करने वाले हो। हर जगह की सॉइल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, ताकि क्लाइंट आए तो क्लाइंट अब ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ राजस्थान का ही आएगा या जहाँ के वो वहीं का आएगा, तो वो किसी भी एरिया का आपके पास क्लाइंट आ सकता है। तो आपको सॉइल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके आधार पे आप बता सकोगे कि अगर सॉइल सॉफ्ट है तो आपको एक लेयर देनी पड़ेगी ड्राई ब्रिक की, या स्टोन इज अप्लाइड बिलो द फाउंडेशन। फाउंडेशन से भी नीचे जो मैं अभी ऊपर बता रहा था, दैट इज नोन एज सॉलिंग। ठीक है, सॉलिंग लेयर इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। जब देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर भी देनी पड़ सकती है, लेकिन जनरली एक लेयर में काम चल जाता है। ठीक है, तो इसको हम मेजर किस में करेंगे? मीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ें। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीपीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डीपीसी यूजली ऑफ 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच थिक रिच सीमेंट कंक्रीट। अब मुझे फटाफट से बता दो, 1:1.5:3, ये मैंने 10 बार क्लास में बताया है। ये रेशियो का मतलब मुझे कौन समझाएगा? इस रेशियो का मतलब जिसने समझा लिया ना उसके लिए एक चॉकलेट। अब देखें जरा कौन ट्राई कर रहा है। सीमेंट और कंक्रीट का रेशियो है तो मतलब 1.5 गुना कंक्रीट पड़ेगा जितनी सीमेंट है उससे। 3 गुना क्या है हर्षिता? तो वाटर। वेरी गुड। और कोई ट्राई करना चाहेगा? और कोई ट्राई करना चाहेगा या सही है सबका? मतलब हर्षिता का सही है? भावना, पूजा, चाहत, तुक्का लगाने में क्या है? तो सीमेंट कंक्रीट और वाटर का रेशियो। वेरी गुड, सीमेंट कंक्रीट और वाटर का रेशियो। और कोई? और कोई नहीं कोशिश कर रहा?
देखो अब टाइम दे रहा हूं तब भी नहीं ट्राई कर रहे हो। अच्छा, कंक्रीट का रेशियो मैंने बताया था M10 M20, किसी को याद है? M50 भी था। उसमें क्या क्या चीजें थी? उसमें क्या क्या चीजें यूज करते थे हम लोग, किसी को याद हो? सर सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, वेरी गुड। एग्रीगेट, हाँ अब याद आया। अच्छा, फाइन और कोर्स वहां पे वाटर का एग्रीगेट। रेशियो देते थे कभी हम लोग? देते थे? ये तो कंक्रीट आ गया ना, कंक्रीट में एग्रीगेट नहीं आएंगे क्या? हम्म, सब गलत। दिस इज द रेशियो ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। क्लियर? हमेशा जहां पे यस कंक्रीट सर। आएगा वहां पे यही तीन चीजें आएंगी, क्या क्या? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। क्लियर हो गया? और 1:1.5:3 किसका रेशियो है, मुझे कोई बता देगा? कौन सा कंक्रीट है ये? पता ही नहीं है, सब भूल गए हो। दिस इज M20, देख लेना थोड़ा सा पिछला वाला एक बार, है ना? तो दिस इज M20 कंक्रीट हम दे सकते हैं इन केस ऑफ डीपीसी। अब वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे, ठीक है? इज प्रोवाइडेड सर एट द, हाँ कौन बोल सर रहा है? ये जो पहले M20 M15 था ये सारे कंक्रीट के टाइप्स थे। हाँ सर एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो उसका, वो सर M10 कंक्रीट के टाइप M15 में सब सब। भूल गए? अब पिछला उठा के देखना फिर। अब मैं कंक्रीट पढ़ाने बैठूंगा तो हो गया तुम्हारा। कंक्रीट याद है? कॉम्बिनेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, ठीक है? उसमें था हमारा, क्या से शुरू करो, देखो याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। M5 से शुरू करो, M5, M7.5, M10, 15, 20, ठीक है? पांचों याद हो गए। अब 5 से शुरू करो, 1:5:10, 1:4:8, ठीक है? 1:3:6 1:3:6 और 1:2:4, और 2 के बाद आ जाएगा 1:1.5:3। M20 का हो गया 1:1.5:3, ठीक है? तो ये रेशियो याद करने का तरीका है। 5 से शुरू करो। हमेशा कोर्स एग्रीगेट इज द जस्ट डबल ऑफ द फाइन एग्रीगेट, ठीक है? फाइन एग्रीगेट इज जस्ट डबल होते हैं। क्लियर? ठीक है? तो यहाँ से 1:5:10, 1:4:8, 1:3:6, 1:2:4 और 1:1.5:3। क्लियर? M20 तक याद हो गया। इसके बाद भी होता है M25, तो ठीक है, पहले इतना तो देख लो। क्लियर? और बताना है कुछ? नहीं सर। है ना? कंक्रीट एक बार देख लेना, ठीक है? कंक्रीट भी आएगा अभी धीरे धीरे, चिंता मत करो, सारी चीजें हैं वो पूरी। चलिए, तो प्लिंथ की डीपीसी याद रखो, डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर तक देते हैं, इतने रेशियो में देते हैं। और फुल विड्थ ऑफ द प्लिंथ लेवल, ठीक है? अभी जो मैंने 3 सवाल पूछे थे, सिल लेवल था, तीसरा चौथा लेवल मैं खुद भूल गया, सिल लेवल, रोल लेवल और लिंटल लिंटल लेवल, लेवल। चौथा था हमारा प्लिंथ लेवल। हमेशा हमारा डीपीसी जो होता है फुल विड्थ ऑफ द प्लिंथ लेवल दिया जाता है, ठीक है? ये प्लिंथ लेवल ही हमारा सुपर स्ट्रक्चर को सब स्ट्रक्चर से क्या करता है, अलग करता है। क्लियर? ये कितने लोगों ने सिल और ये डोर्स वोर जो बोले, सिल बोला था ना, सिल लेवल, वहां पे प्लिंथ दिया ही नहीं जाता, वो डीपीसी नहीं दिया जाता, ठीक है? तो याद रखना, हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि डीपीसी की विड्थ कितनी होती है, तो इट इज प्रोवाइडेड एट द प्लिंथ लेवल टू द फुल विड्थ ऑफ द प्लिंथ वॉल एंड द क्वांटिटीज आर कंप्यूटेड इन द मीटर स्क्वायर। डीपीसी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है? डीपीसी इज नॉट प्रोवाइडेड एट द सिल्स ऑफ द डोर एंड द वरांडा ओपनिंग एंड फॉर विच डिडक्शंस आर मेड। देखो अब क्या है ना, जब भी आप डोर दोगे और या ओपनिंग दोगे वरांडा, तो वहां के लिए आपका डीपीसी प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है? तो जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो आप पूरे प्लिंथ लेवल के लिए तो कैलकुलेट कर लेते हो, वहां पे हमारी कुछ ओपनिंग भी आती हैं, तो ओपनिंग के लिए ये इसकी वैल्यू को डिडक्ट करना पड़ जाता है। तो यही अभी जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ध्यान देंगे कहाँ पे कैलकुलेट, कहाँ पे रिड्यूस करना है। नाउ कमिंग टू मेसोनरी। मेसोनरी मैंने बताया था, मेसोनरी इन द सबस्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर आर कंसीडर एज सेपरेट, ठीक है? सिंपल सी बात है, सुपर स्ट्रक्चर में अलग मेसोनरी आएगा, सब स्ट्रक्चर में अलग मेसोनरी आएगा, ठीक है? तो मेसोनरी की यूनिट मीटर क्यूब होती है, ठीक है? अब ये अलग अलग क्लास का भी होता है, मैंने बता दिया था। कौन सा मोटर ले रहे हो, डिफरेंट मोटर ले रहे हो, लाइन ले रहे हो तो लाइन मेसोनरी, ब्रिक ले रहे हो तो ब्रिक मेसोनरी, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज हो जाती है, ठीक है? अब याद रखना, मेसोनरी ऐसे तो मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, लेकिन जब आप पार्टीशन वॉल लोगे,
थिन पार्टीशन वॉल में हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है मेसोनरी, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे अलग से लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। सर एक बार मेजनरी दोबारा बताना। अब देखो दोबारा वालों के लिए ना, ये कौन सा बताना है, दोबारा वालों के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना। क्या बताना है ये मेसोनरी? हाँ, इसमें जो आपने लास्ट में बताया ये नोट में क्या है? हाँ, देखो डिफरेंट क्लास के लिए अलग अलग, देखो अब क्यों बताया गया ना, डिफरेंट क्लास के लिए हमारा क्या होगा, क्योंकि अलग अलग क्लास के लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो देखो क्लास में भी डिफरेंट क्या होता है आपका मटेरियल, सॉरी जो आप मोटर यूज कर रहे हो ना, वो अलग अलग मोटर हो सकती है, लाइम मोटर हो सकती है, सीमेंट मोटर हो सकती है, ठीक है, और भी अलग अलग तरीके की मोटर्स आती हैं। तो जैसा मोटर आप यूज करेंगे वैसा मेसोनरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट कम ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे मेसोनरी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को वेरी करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा काम चाहिए तो आप मेसोनरी, अब देखो यही चीज तो होती है, अब टाटा बिरला अंबानी का घर बनना है तो वहां पे आप इतना मतलब अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज करोगे, अच्छे से अच्छे मेसोनरी का यूज करोगे, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे पैसा वो नहीं है, अब आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा मेरे पास इतना ही पैसा है, इतना ही पैसे में मुझे यूज करना है, तो आप वहां पे मतलब देखो आप स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करके आप मतलब कोई कम से कम मेसोनरी जिसकी कॉस्ट सबसे कम से कम होगी वो भी यूज कर लोगे, ठीक है। तो ये अलग अलग क्लास पे अलग अलग कॉस्ट डिसाइड होगी, ठीक है। अलग अलग क्लास पे अलग अलग आपका मोटर भी डिपेंड करेगा और अलग अलग मेसोनरी भी हो जाएगा। क्लियर? यस सर। आया समझ में इशिका? आगे बढ़े? यस सर। देखो ऊपर सर से जाने लगेगा तो बता देना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। अब तक हमने एस्टिमेट देखा कि एस्टिमेट क्या होता है, ठीक है, कैसे करना है। अब अलग अलग टाइप्स के एस्टिमेट देख लो, ठीक है। सबसे पहले एस्टिमेट होगा तो दैट इज नोन एज प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। जैसे ही आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट आते आते उसने एक मांगा कि हमारा कितना कॉस्ट आ सकती है, तो आप उसको सबसे पहला काम क्या करके दोगे, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, जिसमें लेंथ और ब्रेथ पता होगी तो उससे मल्टीप्लाई करके प्लिंथ एरिया निकल जाएगा, मतलब प्लिंथ का एरिया पता हो तो आप उससे डायरेक्ट एस्टिमेट करके बता दोगे ये है। नेक्स्ट इज क्यूब रेट, अप्रोक्सीमेट, क्वांटिटी एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। इतने तरह के 9-10 होते हैं मेरे हिसाब से, शायद 9 एस्टिमेट होते हैं। ये 9 एस्टिमेट को हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी, इसी को कहा जाता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, इसी को कहा जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, इसी को कहा जाता है रफ कॉस्ट एस्टिमेट। जैसे ही आपके पास क्लाइंट आएगा सबसे पहले आप उसको कौन सा एस्टिमेट बना के दोगे, प्रीलिमिनरी बना के दोगे, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिमिनरी स्टडीज ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क और द प्रोजेक्ट टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द पॉलिसीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिमिनरी स्टडीज, मतलब सबसे पहले आपका कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उससे पहले जो आप स्टडी कर रहे हो या वर्क कर रहे हो तो उसके लिए आप जो एस्टिमेट करोगे दैट इज प्रीलिमिनरी, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट एग्जैक्ट, सिंपल सी बात है, आपने रफ एस्टिमेट कर रखा है तो वो एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड द कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क्स। अब जैसा कि हमारा पूजा का मोबाइल था, ठीक है, पूजा को मोबाइल खरीदना था तो पूजा ने एक एक्सपेक्टेशन रखी कि मुझे ये फीचर चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग मेरा मोबाइल इतने इतने तक का हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो। क्लियर? जो हमें पूजा को पहले से नॉलेज थी उसके हिसाब से, या आसपास भैया पापा या फ्रेंड्स ने जो बताया उसके हिसाब से नॉलेज पे जो एस्टिमेट किया दैट इज प्रीलिमिनरी। क्लियर? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट इज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लिंथ एरिया। अब मैंने आपको प्लिंथ बताया, प्लिंथ लेवल बताया, ठीक है, जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो दैट इज प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, अब प्लिंथ एरिया क्या होगा, इतना आपको एरिया मिला हुआ है तो दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ इज नोन एज प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होती है मैं बता दूं। ओपन एरिया नहीं होगा आपका, ठीक है, ओपन एरिया कभी नहीं आता इसमें। और आपकी जो कवर्ड एरिया होगा, कवर्ड एरिया को ही प्लिंथ एरिया बोला जाता है, अभी मैं बताता हूँ, है ना। तो एंड द कॉस्ट ऑफ द सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन इज इन लोकेलिटी। Plinth area estimate is calculated by finding the plinth area and multiplied by the plinth area rate, ठीक है। एक plinth area का रेट होता है, जैसे कि मान लो 10 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो इसकी ये कॉस्ट आ रही है, इसकी ये रेट चल रही है अभी मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप एस्टिमेट करते हो दैट इज प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। क्लियर?
ठीक है। अब प्लिंथ एरिया शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द कवर्ड एरिया बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल पे आप ये चेक करते हो कि एक्सटर्नल बिल्डिंग का डायमेंशन क्या है, ठीक है, जिसमें कि ओपन एरिया नहीं लेते, तो ओपन एरिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया। इट इज ऑल्सो एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, इसी को अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी कहा जाता है। सर प्लिंथ एरिया नहीं समझ आया। प्लिंथ एरिया नहीं समझ में आया? चलो, ये किसका घर है? ये है भावना का घर, ठीक है, भावना का घर है। अभी एरिया है मतलब चुपचाप, ठीक है। अब इस एरिया में पूरे में तो भावना घर नहीं बनाएगी, कुछ एरिया ओपन रहेगा, ठीक है, कुछ एरिया यहाँ पे ऊपर से रोशनी आने के लिए ओपन है, ठीक है, उस ओपन एरिया को हटा दें, ठीक है, और ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ कर दें, दैट इज नोन एज प्लिंथ एरिया। मतलब जितने में हमारा फ्लोर लेवल होगा, ठीक है, मतलब फ्लोर पूरा बनेगा, जरूरी नहीं है साइड में वो चाहे प्लांट देना, तो प्लांट के लिए एरिया हटा दो, ठीक है। साइड साइड में मान लो 3 तरफ से प्लांट है, ठीक है, वॉल जितने में आएगी, फ्लोर लेवल जहां से हमारा शुरू होगा, ठीक है, उतनी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ माइनस जो ओपन एरिया है, दैट इज नोन एज प्लिंथ एरिया। अब आया समझ में? आया ना? यस सर, आ गया सर। नेक्स्ट इज क्यूब रेट एस्टिमेट, ठीक है। इट इज अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट एंड इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज कैलकुलेटेड बाय द फाइंडिंग द क्यूबिकल कंटेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिकल। देखो बहुत तेज हो गया। चलो देखते हैं क्यूबिकल कंटेंट क्या होता है, ठीक है। जब आप ये इसका इस बिल्डिंग को बना रहे हो, ठीक है, इस बिल्डिंग में आपने ढांचा तैयार किया, ऐसा ऐसा होगा, मेरा 1 रूम होगा, 2 रूम होगा, 3 रूम होगा, ठीक है। अब इसका जो पूरा क्यूबिकल कंटेंट का मतलब क्या है? या तो स्क्वायर में बिल्डिंग बनेगी, या रेक्टेंगल में बनेगी, या तो क्यूब में बनेगी, ठीक है। तो हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और सबको क्यूब यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें नहीं होंगी, ठीक है। सबसे पहले फाउंडेशन हटा दो, प्लिंथ हटा दो, देखो फाउंडेशन और प्लिंथ जो लेवल शुरू हो रहा था, और पैरापेट्स हटा दो, ठीक है। पैरापेट्स क्या होते हैं? सबके छज्जे बने होंगे छत पे जो बाहर की तरफ निकले होते हैं, पैरापेट पता है सबको? नहीं पता है? सर छज्जे नहीं होते, वो छत पे जो रेलिंग या दीवार जो बनाई जाती है प्रोटेक्शन हाँ, के लिए, सॉरी उसको बोलते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ अभी, है ना। हाँ, कहाँ थे? क्या पैरापेट क्या बोल रही थी हर्षिता? सर जो रेलिंग या फिर जो दीवार होती है छत पे, उसको बोलते हैं पैरापेट, जो प्रोटेक्शन के लिए होती है ताकि कोई गिर विर ना जाए। अरे यार, ये इस बार में रेलिंग बोलो या वॉल बोलो ना, साइड की जो वॉल होती है वही ना। हाँ सर वही। हाँ, सर तो जो अगर छतों पे होती है। हाँ, उसके अलावा इन 3 चीज को छोड़ के, फाउंडेशन छोड़ दो, प्लिंथ छोड़ दो और पैरापेट छोड़ दो, ठीक है, उन 3 चीज को छोड़ के बाकी जो आपका क्यूबिकल कंटेंट बचा, ठीक है, दैट उस क्यूबिकल कंटेंट को अगर आप क्यूबिकल मतलब जो कंटेंट बचा उसको आप क्यूबिकल कंटेंट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर क्यूबिकल रेट एस्टिमेट। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। सर क्यूबिकल रेट कितनी होती है इसकी? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ क्यूबिकल रेट। जैसे कि प्लिंथ की रेट चल रही होगी, जैसे जो मार्केट में रेट चल रही है ना, जैसे कि मैंने बताया था 10 स्क्वायर फीट या 10 मीटर स्क्वायर की रेट हमारी चल रही है 100 रुपीज। तो वैसे ही क्यूबिकल कंटेंट रेट क्यूब जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्यूबिकल एस्टिमेट आ जाता है। क्लियर? सर लेकिन अगर स्ट्रक्चर क्यूबिकल ना हो तो सिलेंड्रिकल हो तो? क्या फिर से बोलो। अगर स्ट्रक्चर क्यूबिकली ना हो और सिलेंड्रिकल हो नहीं, तो? तो कैसा होगा? स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सबको आपको यू हैव टू कंसीडर इज एज अ उसी को क्यूब बोल रहे हो आप। रेक्टेंगल में ही तो बनाओगे ना, रेक्टेंगल बनाओगे या तो स्क्वायर में बनाओगे, ठीक है, तो इसी को क्यूब बोला जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी शेप होगी उसको क्यूब में ही हाँ, कैलकुलेट दैट इज करेंगे? क्यूबिकल कंटेंट। ये 3 चीज निकाल के जो बचा दैट इज द क्यूबिकल कंटेंट। नाम दे दिया गया क्योंकि अलग अलग हो सकता है ना। अब यहाँ पे रेक्टेंगल देता या स्क्वायर देता या कोई और शेप के भी बन रहे हैं, उन सबको दैट इज क्यूबिक, पूरा क्यूबिक बना बोल दिया उसको, ठीक है।
ओके सर। अभी इनके आधार पे हम लोग चिंता मत करो, एक एक चीज देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द वॉल इज फाइंड आउट रनिंग मीटर एंड दिस टोटल लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय द रनिंग मीटर लेट। फॉर दिस मेथड सेक्शन में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखो क्या होता है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी में आप क्या करते हो, टोटल लेंथ निकालते हो, वॉल की कितनी लेंथ आ रही है। ठीक है, ये देखो जैसे ये वॉल बनी है ना, हाँ अब ये फिगर से क्लियर होगा। अब तक जो मैं बोल रहा था, मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप हम फाउंडेशन की विड्थ को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, यस सर। दिस इज योर फाउंडेशन। आप देखो यहाँ पे कितना चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। दिस इज सबस्ट्रक्चर, मैंने बताया था सबस्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला पार्ट सुपर स्ट्रक्चर है, इसको जो मतलब वो कर रहा है दैट इज प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल आप यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होते हो। ठीक है, आप यहाँ से अपनी बिल्डिंग को देख रहे होते हो। ठीक है, ये नीचे का पार्ट है सबस्ट्रक्चर, सॉरी ये रहा ग्राउंड लेवल, सॉरी ये रहा ग्राउंड लेवल आपका, और ये होता है सबस्ट्रक्चर यहाँ तक, प्लिंथ लेवल तक आपका जो पार्ट होता है दैट इज सबस्ट्रक्चर, और इसके ऊपर का पार्ट होता है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज योर प्लिंथ लेवल के भी ऊपर होता है हमारा फ्लोर लेवल। ठीक है, और डीपीसी कहाँ दी जाती है, प्लिंथ लेवल पे दी जाती है। क्लियर हो गई ये चीजें अब तक जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, उसके ऊपर हमारी ब्रिक मेसोनरी हुई है, जो हमारी वॉल खड़ी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी जो मैं बात कर रहा था वॉल की हम लेंथ निकालेंगे। ठीक है, अब ये लेंथ निकालना सारा सिखाऊंगा, प्लान होता ना यहाँ पे, प्लान में दिखाता मैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में आप एक टोटल लेंथ निकालते हो, वॉल की टोटल लेंथ निकालोगे। ठीक है, और इसको आप जो मीटर मतलब हमारा जो रेट चल रहा है ना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल हैव अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, फॉर दिस मेथड हम क्या कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ। ठीक है, एक फाउंडेशन का पार्ट हो जाता है और एक सुपर स्ट्रक्चर हो जाता है। ये इसको पार्ट को अलग कर लेते हैं और इस पार्ट को अलग कर लेते हैं। अलग का मतलब है अलग अलग, इसकी लेंथ अलग, उसकी लेंथ अलग। ठीक है, फिर आप करते हो दैट इज अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जो मतलब कहा सर गया किस है, किस की लेंथ लेते हैं, एक बार फिर से बताना। हमारा फाउंडेशन प्लस प्लिंथ एक पार्ट हो गया, इसकी लेंथ, और हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है इसकी लेंथ। अच्छा ठीक है। ठीक है, सर लेंथ एज इन मतलब हाइट से ना, या फिर लंबी वाली लेंथ, कितना हाइट है। सुनो सुनो मेरी बात, क्या लेंथ हमें टोटल निकालनी है। ठीक है, अब सुनो, लेंथ या हाइट की बात नहीं हो रही हम, ये इस केस में, अच्छा ऐसे जो आप देखोगे ना तो दिस इज योर हाइट। ठीक है, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, है ना। और जब आप प्लान देखोगे तो प्लान में यही चीज उसकी लेंथ होगी, लेंथ होगी, हाँ। है ना। यस समझ सर। में आया। तो सर हम कौन सी वाली लेंथ की बात कर रहे हैं, हम तो प्लान की लेते हैं। लेंथ वाली बात कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर, यस सर। है ना। अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो सारे ये सारे जितने डाउट्स आ रहे हैं ना सारे निकलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इज योर डिटेल्ड एस्टिमेट, यही पढ़ना है, यही आपके मेथड में भी मतलब मुझे जहां तक लगता है डिटेल एस्टिमेट आपने पढ़ लिया तो बाकी सारे एस्टिमेट उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो डिटेल एस्टिमेट, और इसी को कहा जाता है आइटम रेट एस्टिमेट। इसमें आप आइटम अलग गिन लेते हो, कौन कौन से आइटम है, जो अर्थवर्क, कॉन्क्रीटिंग और ये सारे आइटम के आप लिस्ट बना लेते हो, उसके सामने उसके रेट लिखते हो और कितनी क्वांटिटी होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो और उससे आपका एस्टिमेशन निकल आता है। यही हम सुबह से पढ़ना शुरू कर रहे थे, स्पेसिफिकेशन और ये रेट क्वांटिटी जो मैंने बताई थी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट इज एन एक्यूरेट एस्टिमेट, याद दिख गया एक्यूरेट वर्ड। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सबसे एक्यूरेट कौन सा है, डिटेल एस्टिमेट, एंड कंसिस्ट ऑफ द वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ द वर्क एंड द वर्किंग द कॉस्ट। ठीक है, हर एक आइटम का कॉस्ट निकालोगे, हर एक आइटम का कॉस्ट निकाल के आप उसको बताओगे कि टोटल एस्टिमेट कितना हो रहा है। इसमें क्या क्या निकालोगे, देखो एग्जैक्ट, इसलिए इसको कहा जा रहा है, आप लेंथ निकालोगे, ब्रेथ निकालोगे, हाइट निकालोगे हर एक आइटम का, और उसका ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे, और हर एक आइटम की क्वांटिटी को आप अपने रेट से मल्टीप्लाई करके आप कॉस्ट बता दोगे कितना आ रहा है। क्लियर, कैलकुलेटेड एंड एब्स्ट्रैक्टिंग एंड बिलिंग आर डन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब क्या होता है, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, और बिलिंग मतलब होता है प्रिपेयर कॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द रेट इनटू द क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटेल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेजेस। अब देखो ये जो मैं बता रहा था ना, टेबल बनाओगे, ये टेबल बनानी रहती है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। देखो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड है करने का। ठीक है, तो इस तरीके का डिटेल ऑफ मेजरमेंट होगा, आइटम नंबर बनेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर, लॉन्ग वॉल कौन सी है, शॉर्ट वॉल कौन सी है। देखो कोई भी जब भी आप प्लान बनाओगे ना तो उसमें एक लॉन्ग वॉल होगी, एक शॉर्ट वॉल होगी।
ठीक है। अब आप बोलो स्क्वायर बनेगा तो क्या होगा, तो स्क्वायर में भी आप दोनों वॉल बराबर होगी, ठीक है। तो वहां पे किसी को भी लॉन्ग मारो किसी को भी शॉर्ट मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे को ये फिगर देख के बताओ लॉन्ग वॉल कितनी है और शॉर्ट वॉल कितनी है, फटाफट। साइड दो में दो है, प्लान बना हुआ है, 2 लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है। क्लियर। ऐसे ही आपको शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल निकालनी है। नंबर हो गए 2, लेंथ है L, ब्रेड्थ है B और हाइट है HH, क्वांटिटी। अब जब आप एस्टिमेट करोगे तो उनकी क्वांटिटी आपको पता होगी, ठीक है। तो क्वांटिटी पता करके आपको क्या करना है, उनके रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि पहला आइटम क्या था, कॉन्क्रीटिंग, पहला तो अर्थवर्क था। सर क्वांटिटी में पूरे स्ट्रक्चर में कितनी लॉन्ग वॉल है और कितनी शॉर्ट वॉल है, वो सारा उसका आएगा ना टोटल नहीं, क्वांटिटी अभी में? देखो क्वांटिटी बताऊंगा मैं। जैसे कॉन्क्रीटिंग कर रही हो, कॉन्क्रीटिंग में कितनी क्वांटिटी कॉन्क्रीटिंग किया, आपका कुछ मीटर क्यूब में कॉन्क्रीटिंग होगी ना, अच्छा कितनी अच्छा, मीटर क्यूब, ठीक है। है ना, हाँ कितनी हाँ, कॉन्क्रीटिंग हुई, ओके। क्लियर। और उनका यूनिट आपको पता है, रेट पता है, यहाँ रेट और क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल हैव द कॉस्ट, क्लियर। अभी रेट और कॉस्ट में भी डिफाइन बताऊंगा मैं, ठीक है। रेट विल बी डिसाइडेड, पहले से डिसाइडेड रहती है कितनी हो रही है, उसको आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल हैव द कॉस्ट, क्लियर, ठीक है। अब एक और आता है रिवाइज एस्टिमेट। अब कई बार क्या होता है ना कई बार क्या होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसके कारण हमारा जो, जैसे मैंने बताया था, मान लो बारिश हो गई, कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट का टाइम पीरियड बढ़ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा। तो वहां पे ये रिवाइज एस्टिमेट किया जाता है। तो रिवाइज एस्टिमेट इज अ डिटेल्ड एस्टिमेट एंड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट इज एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड बाई 5%। कहने का मतलब है, जैसा कि पूजा का मोबाइल था 50, एस्टिमेट था 30,000, लेकिन एक्चुअल में 50,000 का मोबाइल पसंद आ गया। अब क्या हुआ, 5%, 30 का 5% कितना हुआ, 5 दिया 15, 1500, मतलब एस्टिमेट हमारा 5% से ज्यादा हो गया। जब, अब देखो कॉस्ट तो हमारी 50,000 का तो प्रोजेक्ट नहीं होता, प्रोजेक्ट होता है करोड़ों का। करोड़ों का 5%, 1 करोड़ का 5% कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही उतने से कॉस्ट बढ़ेगी तो ये कॉस्ट कौन बियर करेगा, तो इसलिए हमें बनाना पड़ेगा रिवाइज एस्टिमेट, पहली कंडीशन। नेक्स्ट इज व्हेन द एक्सपेंडिचर और द वर्क एक्सीड्स और लाइकली टू एक्सीड द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बाय 10%। अब एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो गया, गवर्नमेंट में तो जो हमें दिया था जितना अमाउंट, उससे 10% बढ़ गया। पहला क्या हुआ, सैंक्शन एस्टिमेट जो था उससे 5% बढ़ा, जो गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया था उससे 10% बढ़ गया, तब भी हमें रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और कारण है, व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोज्ड। अब हमने मटेरियल तो मंगवा लिया, जो मटेरियल की बात हो रही थी, अब मटेरियल डेविएट कर रहा है, या तो क्वालिटी में या तो कॉस्ट में, दोनों में भी किसी भी चीज में अगर डेविएट कर रहा है तब भी हमें रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, क्लियर। यस रिवाइज सर। एस्टिमेट के 2-3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस एक बार क्लियर हो गए। आगे बढ़ूं मैं। यस। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, जैसे कई लोगों ने देखा होगा, भगवान की करे किसी ने दिया ना हो, सप्लीमेंट्री एग्जाम किसी ने दिए हैं या बैक पेपर मान लो, है ना। क्या होता था, पहले सप्लीमेंट्री एग्जाम होते थे, ठीक है। अगर ये नहीं तो सप्लीमेंट्री में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही सप्लीमेंट्री एस्टिमेट इज द डिटेल एस्टिमेट एंड इज प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क्स आर रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट द ओरिजिनल वर्क्स और व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वर्क। क्या हुआ, आपके क्लाइंट ने पहले तो आपको बोला था कि भैया मुझे इंटीरियर में ये चीज चाहिए, ऐसा चाहिए, अब उसका दिमाग चेंज हो गया, उसने कहा मुझे ऐसा वर्क चाहिए, तो आप उसके लिए एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बना के दोगे कि भैया आपको ओरिजिनल वर्क में कुछ कुछ डेविएशन आए हैं या कुछ और डेवलपमेंट करना है, क्लियर हो गया। सप्लीमेंट्री 2 और बचे हैं, फटाफट से 2 और मैं करवाता हूँ। सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट हो गए हैं। अच्छा, 8वां जो था दैट इज सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड, दोनों को मिला के जो होता है दैट इज सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज, ठीक है। तो दोनों ऊपर बताया हुआ है। नेक्स्ट इज एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट। क्या होता है, इट इज अ डिटेल्ड एस्टिमेट एंड इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और द वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन। क्या होता है, 1 साल बाद, ठीक है, हमारा कुछ चेंजेस आए, ठीक है, या जैसे मैंने बताया था वर्क हमारा लैग कर रहा है या हमारा वर्क टाइम से पहले हो रहा है, ठीक है। पहले तो बहुत रेयर केस में होता है लेकिन फिर भी हमारा वर्क हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट बनाएंगे कि हमारा सारी चीजें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, सेफ कंडीशन में है, प्रॉपर ऑर्डर में है, या हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें फिर से हम जो बनाते हैं, दैट इज एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। क्लियर? अब इन सब के अलावा भी कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं, ठीक है, दैट इज contingencies, ठीक है। It indicates incidental expenses which can't be classified under any distinct item that will be taken, इनका परसेंट फिक्स होता है, 3 to 5% of the estimated cost is provided, ठीक है। तो ये पहले से चार्जेस दिए होते हैं, जब क्लाइंट को आप दोगे ना, या जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट लिया तो पहले से जो फर्म दे रही है वो ये सब चार्जेस इंक्लूड करके देती है आपको, ठीक है। ऐसे ही वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग और एनी प्रोजेक्ट, अ सर्टेन नंबर ऑफ द वर्क सुपरवाइजर। देखो जब आप काम करवाते हो तो सिंपल सी बात है, एक चौकीदार चाहिए आपको, ठीक है काम करने वाले वो चाहिए, मुंशीज चाहिए, ठीक है, आपको क्या, जिनकी सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। तो दैट विल कम इन द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। जब आपने वर्क शुरू किया तो इन सब चीज की जरूरत पड़ती है। मान लो एक नींव भी खोदी तो उसके बाद उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो उसके लिए जिसको आप करोगे दैट इज वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में आता है, ये भी आपको प्रोवाइड होता है, दैट इज 1.5 to 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड। क्लियर? नेक्स्ट इज टूल एंड प्लांट फॉर बिग वर्क और प्रोजेक्ट, a percent 1 to 1.5% of the estimated cost is provided in the estimate for the purpose of tool and plant which are required for execution of the work। जैसे कि मान लो जेसीबी चाहिए, बहुत बड़ा काम है एक्सकेवेशन के लिए, तो जेसीबी के लिए भी कुछ परसेंट प्रोवाइडेड होता है। तो टूल या प्लांट लगा रहे हो तो उसके लिए आपको ये प्रोवाइडेड होगा। सेंटेज चार्ज और डिपार्टमेंटल चार्ज, अब कुछ चार्ज डिपार्टमेंटल के भी आते हैं। जैसे ये पीडब्ल्यूडी ने वर्क दिया तो पीडब्ल्यूडी अपने इंजीनियर्स को भेजेगी बीच बीच में साइट विजिट करने के लिए, ठीक है। तो व्हेन द engineering department takes up the work of the other department, a percentage of 10 to 15% of the estimated cost is charged to meet the expenses of the establishment, planning, designing and supervision. This charge is known as centage charge, ठीक है। ये 4-5 तरीके के चार्ज होते हैं और भी ये सब हो गए। यहां तक कितने लोगों को आया, कितने लोगों को नहीं आया? एक मिनट, काउंटिंग। देखो आपका जो आज का टॉपिक था, है ना, पहला टॉपिक था यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो पहले शुरुआत में मैंने बता दिया। देखो एकदम एज इट इज चल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट ऑफ मेजरमेंट है पहला टॉपिक, दैट इज अर्थवर्क का यूनिट क्या होगी, ठीक है, कंक्रीटिंग की यूनिट क्या होगी, डीपीसी की यूनिट क्या होगी, ब्रिक मेसोनरी की क्या होगी, है ना, एग्जैक्ट एक पेज में पूरा दे दिया। हाफ ब्रिक वॉल की क्या यूनिट होगी, स्टोन वर्क इन वॉल फेसिंग, ठीक है, स्टील वर्क क्विंटल में आता है, रूफिंग या फ्लोरिंग करोगे तो मीटर स्क्वायर में, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, ठीक है। एक मिनट चलो, चलो इतना कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है अभी? नहीं सर, आ गया। आज के लिए ज्यादा हो गया, आगे पढ़ाऊं? नहीं सर, इतना नहीं काफी सर, है। इतना काफी है।